नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। लोकतंत्र का महापर्व राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, जिसके लिए मतदान कल 25 नवंबर 2023 को होना तय है, उसकी पूर्व संध्या पर इंदौरिया टाइम्स द्वारा जिस वार्ता का दौर आज सुबह से जारी है, उसके अंतर्गत हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं कोटपुतली स्मृति संस्थान, कोटपुतली मुक्तिलाल मोदी स्मृति संस्थान के संयोजक एडवोकेट अशोक जी बंसल। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मेरे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं पूर्णमल जी भर्ग। आपका स्टूडियो में स्वागत है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आज इंदौरिया टाइम्स में अपना समय इसलिए भी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं कि ताकि अधिक से अधिक नहीं बल्कि 100% मतदान हो, निर्भय होकर के लोग मतदान कर सकें, एक योग्य व्यक्ति का चयन कर सकें। क्षेत्रीय डेवलपमेंट की बेशक कुछ लोगों ने चर्चा ना की हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाजार को गर्म रखा गया हो, लेकिन एक दिन पहले कम से कम व्यक्ति को संजीदा तरीके से अपने क्षेत्र की आवाम को इस तरह से एक तरह से नेतृत्व करना चाहिए कि वो सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि कोटपुतली का अगर विकास पुरुष कहा जाए, वो तो स्वर्गीय श्री मुक्तिलाल मोदी ही थे। उनकी जगह न तो कोई वर्तमान में जो विधायक वो प्राप्त कर सकते हैं, न मुझे लगता है कि आगे भविष्य में कोटपुतली में ऐसा कुछ और कोई आकर करेगा। वर्तमान में हालात में जो हमारे नेतागण हैं, उसमें उम्मीद नहीं कर सकता मैं कि कोई और ज़्यादा महत्व विकास करेंगे। वो तो 1962 में कॉलेज खुलाकर इस कोटपुतली क्षेत्र के तमाम चौथी पांचवी पीढ़ी को भी शिक्षित करने का उन्होंने प्रयास किया। आज वर्तमान में मुझे बड़ी खुशी है कि 1962 में कॉलेज खुलवाकर कॉलेज से पढ़कर कोटपुतली क्या कोटपुतली, बांसुर, बैरोड, नीमका थाना, हरियाणा पूरा दूर दूर शाहजहाँपुर तक के बच्चे, नीमड़ा तक के बच्चे बाहर से आकर पढ़कर आज पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में, इवन कि अमेरिका में भी डॉक्टर हमारे कोटपुतली कॉलेज में पढ़ गए, आज तक डॉक्टर में काम कर रहे हैं। तो कितने गर्व, उस महापुरुष ने कितना दूर का सोचा, कितनी दूरदृष्टि। बीडीएम हॉस्पिटल को 1972 में बनवाया। अब कैसे कहा जा सकता है कि उससे किसी को पहुंच पाने का साधन नहीं, लेकिन यदि उस दौर में शिक्षा की शुरुआत एक बड़े लेवल पर एलबीएस कॉलेज से हुई, तो आज अभी पूर्व विधायक रहे राजेंद्र सिंह यादव, जो विधायक होने के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने शिक्षा में जैसे क्षेत्र में पंख लगा दिए। स्कूलों को क्रमोन्नत करना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाना, कॉलेजों को फैसिलिटीज दिया जाना। आप चूंकि एक ग्रुप ऑफ एजुकेशन भी चलाते हैं, आपको क्या लगता है क्या विकास के इस क्रम को वो चैलेंज कर सकें? ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल करना, ये करना तो सरकार की नीति हो जाती है कि भाई नीति के तहत ही कुछ हुआ है। बाकी ऐसा बड़ा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है जो उन्होंने खुलवाया हो। तो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र तो मुक्तिलाल मोदी को मतलब और छोटे मोटे कॉलेज खुलवाया, ठीक है। तो विकास का सरकार के कार्य बड़ी चीजों सरकार की होती है, 5 साल में होते हैं, कुछ विकास करते हैं, उसके तहत कोटपुतली को कुछ मिल जाता है। लेकिन को भी जिला स्तरीय कागजों में बना दिया भाई। आप देखिए कितने आज से 20 साल पहले कोई डॉक्टर ऐसे थे, बाहर के 2 पेशेंट आकर यहाँ ऑपरेशन करवाते थे। 20 साल से ऑपरेशन सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, जयपुर रेफर करते थे। छोटा सा एक्सीडेंट केस होता तो जयपुर रेफर, ये भी जिला अस्पताल मसले खराब पड़ी रहती है। पैसे प्राइवेट डॉक्टर डेवलप हो गए। आप देखो हर गली में प्राइवेट डॉक्टर मिल जाएगा। ये किसलिए हो गया? इसलिए हो गया बीडीएम अस्पताल की व्यवस्था सही नहीं है। डॉक्टर्स कंस्ट्रक्शन बहुत करवाया बीडीएम, कंस्ट्रक्शन फंड आया, कितना ले लो, सरकार का फंड आता है, उसको यूज कर लेते, उसमें कमाते हैं, उसमें भी 10-20-25% कमीशन खाते हैं, फंड दिखा देते हैं। देखो एक बहुत बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने विकास कार्यों की किताब बना करके और 5 साल बेमिसाल करके और ये लोगों तक पहुंचा दिया। अब संभवतः ये एक बड़ा डाटा है जिसे विपक्ष के द्वारा मुद्दा भी बनाया जाना चाहिए था। भाई इसमें कितनी सत्यता है? ये बात ये विकास अगर कोटपुतली के व्यक्ति को पराधीन बनाया जाए, भयभीत किया जाए, उसको चंगुल में फंसाया जाए, उसकी संपत्ति को नुकसान किया जाए, उसकी सामाजिक स्वतंत्रता को नुकसान किया जाए, उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का अगर नुकसान करके कोई विकास का दम रखता है, तो कोटपुतली क्षेत्र की जनता को ऐसा विकास नहीं चाहिए। आदमी भय रहित हो, प्रशासन से उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो अपनी बात कह रहा है, उसको कहने का मौका मिलना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को दबा दिया गया तो विकास का कोई अभिप्राय नहीं रहता।
विकास के नाम पर तो पूरी लूट हुई है पिछले 5 साल में। गहलोत साहब के शासन में हर विधायक मंत्री अपने आप में मुख्यमंत्री था। गहलोत जी ने इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। आज जितने भी अगर कांग्रेस के प्रत्याशी हार रहे हैं, मंत्री हार रहे हैं, तो इन पे भ्रष्ट आचरण की वजह से हार रहे हैं। इन्होंने बहुत फंड कमाया। कांग्रेस प्रत्याशी का ये कहना कि जो कहा सो किया और काम किया है दिल से बाबूजी फिर से, वो उनका विकास कार्य ही रहा, जिसको लेकर के वो बड़े आश्वस्त भाव से सरकार को रिपीट करने में अपना पूरा योगदान देने जा रहे हैं। मैं इन पर कोई अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहता। ये जुमले हैं ना, कहते नहीं, इनसे क्या सरोकार है। कहानियाँ बनाते रहो, छापते रहो, लोगों को भ्रमित करते रहो, उसमें मेरा कोई व्यूज नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता। बात यदि जिले की जाती है, क्योंकि जिला बना है और जिले के संघर्ष में चाहे आप रहे हो, चाहे वो बाला बख्शी बैठ रहे हो, आप सभी लोगों के साक्षी रहे हैं। सुगत चंद जी आर्य के आप साथ रहे। और यदि बात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की करें तो जो इतिहास डॉक्टर MP शर्मा साहब तोराबाटी का लिख गए, उसके गौरव से जुड़कर जो जिला 2 राजधानियों की योजना कड़ी बना रहा, आज उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कोटपुतली बहरोड जिला बनना आपकी मांग की पूर्ति हो जाती है? देखिए, जिला के पीछे पूछ लगा दी बहरोड। एक तो पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, जिला कागजों में जिला कर दिया, कलेक्टर बढ़ा दिया, इससे कोई जिला नहीं बन जाता। अगर वास्तव में जिला लाए, आज सारी व्यवस्थाएं अलवर से जयपुर जिले से यहाँ हो रही चुनाव की, क्या हुआ? कागजों को जिला लिख दिया। दूसरी बात, जिला बनाने का तो वास्तव में कार्य जो किया है भैरू सिंह जी शेखावत, हमारी कोटपुतली विकास परिषद थी, सुगत चंद जी आर्य उसके अध्यक्ष थे और मैं उसका संयोजक था। हम व्यक्तिगत रूप में कोई सत्ता में था, हमारी संस्था थी सामाजिक। भैरू सिंह जी शेखावत हमारे तालुका के तत्कालीन जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, राजीव सिंह राठौर, रोहतास शर्मा जी थे, आदि कई हमारे जो जानकार लोग थे। हम उसके पास जयपुर लेकर भैरू सिंह जी के कार्यकाल में 17 बार हम डेपुटेशन लेके कोटपुतली विकास परिषद के नाम से, इसका संयोजक था। सुगंध सिंह आर्य साहब थे उसके अध्यक्ष, वो सब नहीं रहे दुनिया में। हम उस वक्त ADM की पोस्ट लेकर आए, एडिशनल SP की पोस्ट लेकर आए। पानादेवी कॉलेज मुक्तिलाल मोदी साहब थे, उन भैरू सिंह शेखावत की उसको देन। तो इतने महत्वपूर्ण कार्य ADM से समझिए उसमें तो विकास है। बस एक कलेक्टर को तो बैठाया है इन्होंने, एक SP को बैठाया, और क्या काम? मतलब पृष्ठभूमि सारी जिले की वो स्वयं तैयार कर गए। जितने भी भगवान पहले बने हुए उन्हीं को बैठाया। नए जिले के लिए कहाँ बजट आया है? कैसे बजट आएगा? बजट आएगा तो मालूम पड़ेगा। ये तो सत्ता के जाने के डर से गोवर्धन बंदरबार एक जिलों को बढ़ाने में खर्च करने में पड़ रहा था। 4000 करोड़ रुपए चाहिए, 5000 करोड़ रुपए चाहिए, इन्होंने बंदर बांट कर दी। ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में इन्होंने बंदर बांट के जैसे जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। नई ला रहे, स्कीम में ला रहे हैं, जनता तक धरातल को उतरी नहीं है, कागजों में हुई है। इन बात के तय जिलों की घोषणा में मास्टर प्लान केवल कोटपुतली में ही लागू हुआ, इसकी वजह क्या है? देखो जी, जनता मास्टर प्लान कोई सच्चाई में लागू नहीं हुआ। कोटपुतली की जनता को बर्बाद कर दिया। 5000 लोग बेरोजगार हुए हैं, लगभग 5000 लोग। उनकी बेरोजगारी, उनके बच्चे रोते रहे, उनकी पत्नियां रोती रही, और इंटेंसली बहुत सी जगहों पर इंटेंसली तोड़ा गया। इसका खमियाजा कोटपुतली जनता इस आने वाले चुनाव में दे रही है। इसलिए कोई मास्टर प्लान नहीं, जहां लागू होना चाहिए था वहां लागू नहीं कर रहे। अभी भी अतिक्रमण हो रहा है। अब तो 20 फुट रोडे पर 3-3 मंजिल बिल्डिंग बन रही है। अब वर्तमान देखो, आज की बात कर रहा हूँ, अभी 2 साल पहले सड़क तोड़ी गई। उस सड़क तोड़ने के बाद उनका नवीन, मतलब वास्तव में रास्ते सगड़े हुए मकान तोड़ने की बात। देखिए ताज्जुब की बात है, वहाँ कोर्ट में अभी बहुत सा मामला कोर्ट पहुंच जाए। जनता 2 साल से तकलीफ पा रही है, सड़क पर चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर भी अतिक्रमण के लिए कुछ मकान नहीं टूटे, कोर्ट से स्टे है, इसलिए वो 2 साल से पनिशमेंट मिल रहा है जनता। विकास ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इसमें कोर्ट ने रोक लिया कि इसमें गलत तोड़ रहे हैं, कोर्ट कह रही है। पुरुष मुक्तिलाल मोदी के द्वारा रखी गई नींव को आज यदि किसी भवन का रूप मिल रहा है तो वो निसंदेह मुक्तिलाल मोदी को ही विकास का वो क्रेडिट जाता है कि यदि नींव नहीं रखी गई होती तो भवन का निर्माण नहीं होता। यदि BDM हॉस्पिटल 75 में नहीं खुला होता तो वो जिला स्तरीय अस्पताल का दर्जा प्राप्त नहीं करता। यदि 62 में LBS कॉलेज नहीं होता तो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ वो कभी भी क्षेत्र को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे कार्य जो कोटपुतली भामाशाह नगरी के अंतर्गत आपसी सहयोग से हुए, विकास हुआ, उन्हें आज यदि व्यक्ति विशेष के द्वारा यदि उसे विकास के पर्याय मान लिया जाता है तो ये एक अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। आपका मत आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप सब लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को भी संरक्षित करती है, अपने सनातन परंपराओं को भी संरक्षित करती है और राष्ट्र का गौरव बढ़ाती है, इसलिए आप सब लोग
सोच समझ के निर्णय लें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मत का प्रयोग करें। दूसरी, आपने कोटपुतली के पिछले 5 साल के विकास के बारे में चर्चा की। मैं आपको कहूँगा कि 5 साल में विकास नहीं हुआ, कोटपुतली का विनाश हुआ है। इसको अगर आप कंपैरिजन करना चाहेंगे, आपने अभी चर्चा में बातचीत चल रही थी जिला लेवल का हॉस्पिटल, अभी इन्होंने बताया कि 20 साल पहले यहाँ ऑपरेशन होते हैं, मैं भी मानता हूँ होते थे और हमने देखा है, परंतु वर्तमान में इतने बड़े हॉस्पिटल को जो राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि किसी और बड़े डिस्ट्रिक्टों में बहुत कम होगा, उसको एक रेफरल हॉस्पिटल बना दिया जाता है। इतनी बड़ी विडंबना है, ये विकास नहीं, आप उसको विनाश कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप कोटपुतली देखिए, अब हमारे पड़ोस के जो क्षेत्र हैं, चाहे आप बानसूर देख लिए, इधर सीकर देख लिए, इन सारे क्षेत्रों में जो मानदंड शिक्षा के स्थापित हो रहे हैं, उसके पैमाने में कोटपुतली को 20 साल पीछे ले जाया गया है। अभी जैसे बताया गया 62 में कॉलेज खोल दी गई थी, यहाँ बीडीएम हॉस्पिटल बहुत पहले खुल गया था। आज कोटपुतली को इन सब क्षेत्रों से शिक्षा का एक हब होना चाहिए था। तो मैं मानता हूँ कि इन सारे क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों की जो शासन रहा है, उसने कोटपुतली का विकास नहीं, कोटपुतली में एक अराजकतावादी स्थिति को पैदा किया। शासन व्यवस्था को लेकर के आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूंगा कि शासन व्यवस्था भी इतनी पुअर रही है कि सब जगह जुमला अब चलता रहता है कि हर जगह कट मनी, यहाँ तो पूरी की पूरी मनी ही गायब हो रही थी। ऐसा आपको बहुत से कार्यों में देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक का भ्रष्टाचार कोटपुतली में हुआ। अगर हम मानते राजस्थान में भ्रष्ट और लूट की सरकार है, तो उस लूट का सबसे बड़ा केंद्र कोटपुतली रहा है। ऐसा माना जाता है कि जैसा कि मैंने अभी सवाल किया कि उन्होंने जो कार्य किए उसको एक किताब का रूप देकर के लोगों के घरों तक पहुंचा दिया गया, और समय रहते जिसका विरोध किया जाना चाहिए था, वो विरोध उस समय नहीं हुआ, बल्कि आज वो विरोध के रूप में पब्लिक के सामने आ रहा है। इसकी वजह क्या है? समय पे विरोध लोग कर रहे थे, पर वो विरोध पहुंच नहीं पा रहा था। वर्तमान में विरोध का एक दूसरा बड़ा अवसर आता है चुनाव, इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्र आराधना का पर्व है। हम सबको अपना भविष्य तय करने का एक अवसर है। हम मत देंगे, वो ये तय करेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का और हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा। इसी समय ऐसे लोगों का और एक समाज को, जनता को विरोध करने का और अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ जितनी संजीदगी के साथ आप जवाब दे रहे हैं, यदि टिकट आपको मिलता है तो लोगों को लगता है कि उनकी पैरवी करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में एक सशक्त मजबूत व्यक्ति के रूप में मौजूद है। लेकिन हाल जिसको टिकट दिया गया है वो व्यक्ति पिछले 5 साल में कभी भी पब्लिक में दिखाई नहीं दिए। इसको संभवतः शायद आप नकार नहीं पाएंगे। जितना सहयोग आम व्यक्ति ने, कार्यकर्ता ने किया, यदि ऐसे प्रतिनिधि के साथ कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेफ महसूस करती है? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं कि 5 साल में दिखाई नहीं दिया, हंसराज जी पटेल का राजनीतिक कैरियर बहुत 20 साल का राजनीतिक कैरियर, पिछले 5 साल में उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, स्वास्थ्य को लेके भी और कुछ इस क्षेत्र की भी परिस्थितियां रही, ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया जिसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन कोई हो या कोई ऐसे अवसर पे काम किया जाए। अगर कुछ घटनाएं भी हुई तो मैं ये कहूँगा कि असफल प्रकार के प्रयोग हुए यहाँ पर। पार्टी से बागी होकर के भी चुनाव लड़ा, सिंबल जलाए, प्रतीक चलाए, उसके बावजूद भी एक बड़ा सर्वे उन्हें अपने टिकट का हकदार मानता है। अलग कमान की सोच रही होगी कि उनका एक जो लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, 3-4 बार वो चुनाव लड़े। और रही बात परिवार में विरोध की, तो कभी कभी विरोध हो भी जाता है। इनको मैं समझता हूँ कि घर परिवार के लोग बैठ के सुलटा लेते हैं, और आला कमान का जो निर्णय रहा है मैं उसके साथ ही बहुत ही अच्छा निर्णय। पूर्वी से कमल खिलता है, तो उन परिस्थितियों में आप जनता को, पब्लिक को किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं पब्लिक को इस तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि राजस्थान में भाजपा सरकार आ रही है, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है। और कोटपुतली में भी भाजपा जीत रही है, ये 100% मैं सुनिश्चित मानता हूँ अपनी तरफ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा का उम्मीदवार जीतते ही सुरक्षा का विषय हो, चाहे यहाँ शिक्षा का विषय हो, चाहे यहाँ चिकित्सा का विषय हो, या किसानों के लिए नंदीशाला का विषय हो, चाहे नहर के पानी के लाने का विषय हो, इन सभी विषयों पर अपनी पुरजोर कोशिश करके और भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और कोटपुतली के विकास को चार चांद लगाएंगे। एक कॉमन सवाल मेरा आखिरी में आपसे ये है कि जैसा कि स्लोगन के रूप में भी कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं, जो कहा वो किया, और कार्य इतना दिल से किया कि बाबूजी फिर से आने की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे विकास कार्यों को अंजाम दे दिया है।
उनकी कोटपुतली जो जिला बना है, ये बहुत 30 साल पहले से अपने मानदंड पूरे कर रहा था, एक जिले लेवल के मानदंड जो होते हैं, और उस मानदंडों को बहरोड को साथ जोड़ के खारिज कर दिया गया। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो राठ क्षेत्र है, ये दोरावाटी क्षेत्र है। दोनों क्षेत्रों का अपना अपना महत्व। बहरोड भी अपने आप में एक सक्षम क्षेत्र है और कोटपुतली भी अपने आप में सक्षम क्षेत्र है। दो क्षेत्रों को मिलाना कहीं ना कहीं ओछी राजनीति और अपने भविष्य की राजनीति में घटनाओं को ध्यान रखते हुए इतना घृणित कार्य किया गया। मैं कहता हूँ बहरोड को भी जिला बना देना चाहिए था। 20-25 जिले सरकार ने बांटे हैं, हम लोगों को क्यों बांट दिया? अभी पहले भी अपनी बात में ये कहा कि ये राष्ट्र आराधना का पर्व है। हम लोग अपने लिए नेता का चुनाव करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो नेता 5 साल हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष और मानव जीवन की, हमारे शास्त्रों में कहा होता है कि 7 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। ये सारे सुखों का उत्थान हो, इस बात को ध्यान रख के आप वोटिंग करेंगे। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोटिंग करेंगे, आपके इन सारे मानदंडों पर पार्टी काम करेगी। मैं 100% आपके आश्वासन के साथ कह सकता हूं। दोनों ही शख्सियतों का इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में बहुत बहुत ही धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के साथ मैं आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि कोटपुतली की 2.25 लाख की जनता जो हमारे वोटर्स हैं, उन लोगों के बीच से आज इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में 2 शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी यहाँ होना अपने आप में इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आवाम को इस बात के लिए जागरूक और प्रेरित करने का विषय इंदौरिया टाइम्स का रहा। एक स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी स्मृति संस्थान के संयोजक हमारे साथ हैं, जिन्होंने कोटपुतली को विकास की राह में आगे चलते हुए बढ़ते हुए देखा। तो दूसरे हमारे साथ सत्ता पक्ष को रास्ता दिखाने के कार्य यदि कहीं किया गया तो वो विपक्ष की जो भूमिका होती है, उस विपक्ष के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में मौजूद जो पूर्णमल जी भरगड़ हैं, उन्होंने बहुत नपेतुले शब्दों में जो बातें कही हैं, वो संभवतः पूर्व विधायक को आईना दिखाने के समान है। तो वहीं लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि आपके मताधिकार का प्रयोग, जो एक बहुत ही बहुमूल्य योगदान आपका सरकार बनाने में हो सकता है, बहुत सोच समझ के करें, ताकि आने वाले समय में कोटपुतली क्षेत्र को विकास की राह पर बढ़ते हुए देखा जा सके। महत्वपूर्ण यह है कि विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आखिर इस डिबेट की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है। अब से पहले जबकि चुनाव प्रचार के अंतर्गत हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपने चुनावी एजेंडे को लेकर पब्लिक के बीच में था, एक मतदाता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। आचार संहिता की नियमावली के अंतर्गत हर एक व्यक्ति उन सारे दायरों में बंधा रहते हुए उसने किस तरीके से अपनी चुनावी कैंपेनिंग की है, उसके ऊपर चर्चाएं रही। कि मेरे दाहिनी साइड बैठे हैं एडवोकेट अशोक कुमार सैनी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र को नेतृत्व देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो मेरे बाईं साइड है एडवोकेट भजनलाल जी शर्मा, जो निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश गोयल के प्रवक्ता के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने अपने इस विधानसभा क्षेत्र की सुविधाओं को एकजुट किया है। तो मेरे साथ ही मौजूद है यहाँ पर गोपाल जी मोरीजावाला, जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं और आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले समय में कोटपुतली क्षेत्र को नेतृत्व देने वाली है। दोस्तों, मैं अपने बात को आगे शुरू करूं उससे पहले और एक छोटी सी बात मैं लेना चाहता हूं। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केवल और केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहां की पब्लिक ने चुना है। यदि पार्टी को लेकर बात करें तो भाजपा केवल एक बार और कांग्रेस बार-बार, लेकिन बावजूद उसके यदि डेवलपमेंट की हम बात करें तो स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी को भुलाया नहीं जा सकता। निर्दलीय प्रत्याशी की क्या भूमिका हो सकती है, वो इस बात से कोटपुतली के आवाम को समझना होगा कि यदि निर्दलीय प्रत्याशी भी ये ठान ले, उम्मीदवार ये ठान ले कि मुझे क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, तो पार्टियां गौण हो जाती हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, प्रदेश स्तर पर बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, लेकिन जनता की चौपालों पर यह बात कहते सुनी जा रही है कि मुद्दों से इतर गारंटियों का बाजार गर्म है। यानी एजेंडे में कहीं भी क्षेत्रीय डेवलपमेंट नहीं है। कमियां निकालना आसान है, कमियों को दूर करने की घोषणाएं करना आसान है, लेकिन वो प्लानिंग जो होनी चाहिए थी, जो एक खाका तैयार होना चाहिए था कि क्या चीज हमारे क्षेत्र की जरूरत में शामिल है, उस पर चर्चाएं नहीं हुई। हम राजस्थान में जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है। हमारा कोटपुतली विधानसभा के प्रत्याशी है हंसराज जी पटेल। हमारा मेन मुद्दा है, एक तो स्वच्छता, दूसरा सड़क, तीसरा पानी, चौथा कानून व्यवस्था को ठीक करना।
कांग्रेस की सरकार ने जो आज से 5 साल पहले आई थी, उन्होंने एक तो कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे और युवाओं को भत्ता देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, और उनके कार्यकाल में उन्होंने कहा था किसानों को 10 दिन में भी माफ कर देंगे। कांग्रेस सरकार ने जितने भी वादे किए सब में विफल रही और उनके कार्यकाल में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, नाबालिग बच्चों पे भी बलात्कार का हुआ और उनको जिंदा मार के जला दिया गया। और साथ में ना तो किसानों को उन्होंने कोई ऋण माफ किया और ना ही युवाओं को कोई भत्ता दिया। और कोटपुतली की स्थिति तो ये है कि कोटपुतली में जो बाजार छोड़े हुए हैं, तो जो बाजार छोड़े हुए उसमें जो ना तो उन्होंने नगर परिषद ने कोई मुआवजा दिया, जिन्होंने नगर परिषद ने स्वयं ने पट्टे दिए थे उसमें भी उन्होंने ना तो कोई मुआवजा दिया ना कोई मुआवजा के, उस कारण से बाजार के जितने व्यापारी हैं सब नाराज हैं और महिला, युवा और किसान सब कांग्रेस की विफलताओं से नाराज हैं। हम जब हमारी सरकार आ जाएगी उसके बाद में किसानों का भी हम 6,000 से बढ़ा के 12,000 रुपए साल का भत्ता देंगे, साथ में युवाओं को नौकरियां भी देंगे और शहर में सड़क, पानी, बिजली और कानून की जितनी व्यवस्थाएं हैं सबको सुचारू रूप से बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। गोपाल जी, एक बात पार्टी को लेकर आ रही है। पार्टी कहते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सिस्टम की बात यदि करें तो दुनिया मानती है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा डिसिप्लिन, अनुशासन और सिस्टम कहीं भी नहीं है। बावजूद उसके, चाहे वो परिवर्तन यात्रा रही हो, चाहे वो सर्वे टीम रही हो, इन तमाम चीजों के बावजूद जो कोटपुतली में भारतीय जनता पार्टी की टिकट को सुनिश्चित किया गया, उसका आधार क्या रहा? केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो यहाँ से फीडबैक गए, यहाँ से फीडबैक जितने भी हमारे बीजेपी में कोई बूथ स्तर से लेके कार्यकर्ता, बूथ स्तर, मंडल, जिला स्तर पर जितने भी कार्यकर्ताओं के सभी जो फीडबैक गए, फीडबैक के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने सिंबल फाइनल किया है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बेशक परिवर्तन यात्रा निकाली गई हो, सर्वे किया गया हो और अंतिम निर्णय जैसे कि तमाम पार्टियों में आलाकमान के पास होता है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि आखिर किस व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़वाना है, किसकी जनता में पकड़ है, कौन वो जज्बा रखता है जिसके आधार पर वो आवाम को एकजुटता के सूत्र में बांधकर क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। मैं आपके पास गोपाल जी फिर लौटूंगा, उससे पहले हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिया है, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिया है। जिनके पास सिंबल है, भारतीय जनता पार्टी का नाम शुद्ध रूप से नहीं ले सकते। जिनके पास सिंबल है वो 58 महीने घर पर सोते हैं। जिनके पास सिंबल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं जानते। जिनके पास सिंबल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ संघर्ष के दौर में कहीं नजर नहीं आए। जिनके पास सिंबल है वो क्षेत्र की समस्याओं के समय पर कहीं नजर नहीं आए। न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाया, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुख दुख की सुध ली, न जनता के सुख दुख की सुध ली। इस प्रकार से ये बागी नहीं है। ये जो हमारे जनसंघ के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका भी कहना था, भैरव सिंह जी का भी कहना था कि आला कमान कहीं कोई गलती कर दे, संगठन के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता उस गलती को सुधार कर पार्टी को मैसेज दे सकता है कि आपकी ये गलती थी और हम उसी के अनुपालना में आगे चुनाव लड़ रहे हैं। हम बागी नहीं है, हम वास्तविक भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम कोई दल पे दावा नहीं करते, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। कार्यकर्ता की पहचान आप सब देखते हैं, कार्यकर्ता किसके साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश कार्यकर्ता मुकेश जी गोयल को भारतीय जनता पार्टी के साथ जो काम करता था, आज मुकेश गोयल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लग रहा है वो मान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशों के अनुसार और भैरव सिंह जी के वक्तव्य के अनुसार। आपने देखा संगठन को किस तरीके से आपने साधा है और ये कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उससे जुड़े हुए थे, उसको समझा है, जाना है, लेकिन जिस तरीके का निर्णय हुआ है उस निर्णय को लेकर आप संस्थापक जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उनकी बात को कोट करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि वो व्यवस्था को ठीक करने के क्रम में चुनाव मैदान में है, ना कि बागी होकर के चुनाव मैदान में है। ये आपका कहना रहा। एडवोकेट अशोक जी सैनी, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं और आप स्वयं एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ मौजूद हैं, तो आप बेहतर बताएंगे कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना ही क्यों सूट किया, आपने किसी पार्टी का टिकट क्यों नहीं मांगा? कोटपुतली की दुर्दशा देखकर, अत्यंत दुर्दशा देखकर मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ये चुनाव मैंने जब चारों तरफ से हाहाकार मच गया, कोई भी आदमी बोलने की स्थिति में नहीं, अधिकतर जो नेता लोग हैं वो तड़वे छांटने लगे, बाबूजी बाबूजी कहने लगे और
हाजिरी बनने लगे। कोटपूतली बड़ा स्वाभिमानी क्षेत्र रहा है। मैंने कोटपूतली के स्वाभिमान के लिए ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं जो कोटपूतली में 36 कौम के 60,000 परिवार रहते हैं, मैंने ये प्रण किया है कि मैं विधानसभा का चुनाव जीतूंगा तो 60,000 परिवार जो 36 जात के हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराऊंगा, चाहे मेरे को 24 घंटे काम करना पड़े। उनको रोजगार कहना अलग बात है, रोजगार उपलब्ध कराना अलग बात है। मैं किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध कराऊंगा? मैं कृषक परिवार से हूँ, कृषक में भी सूक्ष्म कृषक परिवार से हूँ। जो 20 बीघा में जो पैदा होती है वो पैदा हम 300 गज में कर दिखाएंगे। और ऐसा कोई भी 60,000 परिवारों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास 200-300 गज जमीन से कम हो। तो मैं बड़े बड़े काश्तकार हैं उनकी भी सहायता करूंगा, जो छोटे काश्तकार हैं उनकी भी सहायता करेंगे और सबको मिलकर रोजगार। सबसे पहला मुख्य मुद्दा है मेरा रोजगार का। यदि 60,000 परिवार। अशोक जी, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, ये मैं आपसे दूसरे सवाल में लूंगा। अभी केवल मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोटपूतली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत यहाँ की मूल समस्याएं क्या रही, जिसे स्थानीय विधायक, गृह राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री 5-5 प्रभार लेने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली पब्लिक में उन्हें काले झंडों का यानी विरोध का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह क्या मानते हैं? सबसे पहले तो कोटपूतली में मैं चुनाव के दौरान गया तो ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें गोडों तक कीचड़ नहीं हो, आने जाने का कोई रास्ता स्वच्छ हो। स्वच्छता के नाम पर तो कोटपूतली में अत्यंत व्यवस्था फैली हुई है, सब जगह गंदगी है। और लोगों ने रोक कर कहा कि आप एमएलए बन जाओगे तो इसी प्रकार से इन कीचड़ की नालियों में से आओगे या इनका कोई सुधार करोगे। मैंने निर्णय उनको बताया कि भाई आप लोग फैसला करोगे कि आप कीचड़ में ही रहना चाहते हो। तो एक तो जो कीचड़ की समस्या है, जो विकास तो कुछ हुआ नहीं है। कोटपूतली में विनाश के अलावा कोई चीज नहीं हुई है। कोटपूतली में अवैध तरीके से कानून को हाथ में लेकर और जो तोड़फोड़ की गई है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार भय फैला दिया गया है। 500 पुलिस वाले आ गए और गैर कानूनी तरीके से देखते देखते लोगों के जो अरमान थे, जो आशियाने थे, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे, उनको सबको नष्ट कर दिया गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखकर कि कोटपूतली में विनाश ही विनाश हो रहा है और विनाश अंतिम चरण में है। और यदि कोटपूतली की जनता ने सही निर्णय नहीं लिया तो यह विनाश और आगे बढ़ता जाएगा। इस वजह से मैंने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मेरी जनता से अपील है, इसकी विनम्र अपील है कि आप मेरे को अधिक से अधिक मतदान करें। और एक अंतिम अपील ये है कि कोटपूतली की जनता से विशेष आग्रह है कि 100% मतदान करें। राजस्थान में पहला नंबर मतदान में कोटपूतली का होना चाहिए। आपने देखा कि बहुत ही नब्बे शब्दों में आपने बात कही कि आखिर क्यों इन्हें चुनाव मैदान में आना पड़ा। घुटनों तक कीचड़ का सामना जब किसी व्यक्ति को करना पड़े तो क्यों ना कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हो जाए। आपकी एक वजह रही। समाचार जगत ने भी इसको हाईलाइट किया है और इसमें जो लिखा है मैं वही पढ़ देता हूं। 5 साल बेमिसाल, जो कहा वो किया, 75 वर्ष पुराना पूरा हुआ सपना, कोटपूतली बना जिला अपना। न केवल यहीं रुकते हैं बल्कि आपका ये मानना है कि बीडीएम को जिला हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया। चेमनपुरा दातिल में बकराना स्थित अस्पताल को क्रमोन्नत किया गया। कोटपूतली को कृषि महाविद्यालय की सौगात दी गई। नीमका थाना स्टेट हाईवे नवीनीकरण के लिए 50 करोड़ मंजूर किए गए। विभिन्न गांवों में पेयजल योजना में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसरादा बांध की डीपीआर योजना मंजूर की गई, उसमें 10 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई। कोटपूतली नगर पालिका को क्रमोन्नत करके नगर परिषद बना दिया। 200 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन की योजना मंजूर कर दी। नारेड़ा पाथड़ी में उच्च क्षमता के बिजली ग्रिड स्थापित किए गए। नारेड़ा से बाईपास 135 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवाई गई। विभिन्न स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया गया। शहर की सड़कों और नालों के ऊपर 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। शहर में पानी की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 13 लाख लीटर की पानी की टंकियों सहित 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। और इतना ही नहीं, विभिन्न गांवों के साथ सेंटर, पशु चिकित्सालय, उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने जैसी बहुत सारी योजनाओं को प्रसारित कर दिया गया। फिर भला कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि काम हुआ ही नहीं, सत्ता पक्ष ने कुछ किया ही नहीं। और जब डाटा के रूप में हमारे सामने किताबें छप कर आ गई तो 5 साल तक किसी भी व्यक्ति ने आज तक काउंटर क्यों नहीं किया गया। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी
जो विपक्ष का दावा करती रही है। कांग्रेस की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजना है, सब कागजों में है। अपन चर्चा करें जल की, तो जल के लिए जल शक्ति मिशन वो केंद्र की योजना है। अपन करें कि सड़क की योजना भी सारी केंद्र की योजनाएं हैं। बात करें सिविल लाइन की, तो सिविल लाइन का काम आपको कहाँ दिख रहा है। बात करें अपन रोड की, तो अगर जो अपने प्रदेश स्तर से जो भी सड़कें आती हैं वहाँ कोई काम नहीं है, जगह जगह खड्डे हैं, पानी भरा हुआ है, रोड की व्यवस्था खराब है। कानून की बात करें तो आप देख रहे हो आए दिन तो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बालिकाओं पे बलात्कार करके उनको मार के चला दिया जा रहा है। बात करें कन्हैयालाल जी की, तो आप देखो क्या स्थिति हुई है। तो पूरे प्रदेश में कांग्रेस के शासन में बेरोजगार, महिला, युवा, किसान, हर व्यक्ति परेशान है कांग्रेस से, और एक भी योजना धरातल पे लागू नहीं हुई है, कोई काम नहीं चल रहा है। बात करें जिले की, तो जिले के कागज में बन गए हैं, जिला स्तर पे क्या काम हुआ है कोटपुतली में। तो इस हिसाब से कांग्रेस से कोई भी काम सब कागजों में ही है, धरातल। बात करें बीच में राशन की बात करें, तो राशन पे भी लोगों के पास पहुंचा, वो सारा राशन खराब पहुंचा। लोगों ने एक भी योजना, कोई भी योजना कांग्रेस ने जो आप बता दो, एक ऐसी योजना बता दो जो कि धरातल पे काम हुआ हो। एक भी योजना का धरातल पे काम नहीं हुआ है। सारी योजनाएं हम मोदी जी की हैं, जल जीवन वाली, उज्ज्वला योजना, शौचालय, स्वच्छता, सैकड़ों जो योजनाएं हैं सब केंद्र की योजनाएं हैं। प्रदेश की योजना एक भी धरातल पे काम नहीं है। चुनाव प्रचार थम गया है और इसके अंतर्गत बड़े बड़े स्टार प्रचारक पूरे राजस्थान में मौजूद हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के हो। एक तरह से सभी ने राजस्थान में डेरा डाला हुआ है। और कोटपुतली में स्टार प्रचारकों की बात करें तो नॉमिनेशन करवाने के लिए सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया और राज्यवर्धन जी आए, यदि मैं सही हूं तो। उसके बाद में बड़े स्टार प्रचारक की हम बात करें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कोटपुतली आए और उन्होंने अपने संचालन के अंतर्गत जो बात कही उसको लेकर उसी दिन से माहौल गर्म था और इंदौरिया टाइम्स ने उस बात को उसी दिन लॉक कर दिया था कि मैं अपनी डिबेट में इस सवाल को जरूर पूछूंगा। क्या आप ये बताएंगे हंसराज जी पटेल पहले कभी कोटपुतली में विधायक रहे हैं? नहीं, वो विधायक नहीं रहे। आपने यदि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी का स्पीच सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो प्रत्याशी हैं हंसराज जी पटेल, वो पूर्व में विधायक रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से कार्य किए हैं। यदि कोई कार्य छूट भी गए हैं तो आप इन्हें मौका दीजिए, आगे उनके अंतर्गत सुधार किया जा सकेगा, एक आध कार्य छूट भी सकता है। आपका ये कहना नंबर 1, जिसका जवाब मुझे चाहिए। नंबर 2, आपने ये भी कहा कि हंसराज जी पटेल डील डॉल और सब तरह से पूरी तरह से फिट है, जनता के हितों के लिए कहीं दो हाथ करने की जरूरत पड़े तो ये भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता आचार संहिता को चुनौती है ये? मंच से इस तरह की बात कहना रक्षा मंत्री के द्वारा, वो भी दो हाथ करने की, आप इसे किस तरह से लेते हैं? नहीं, मैं भी मंच पे था, मैंने इस तरह का कोई वक्तव्य सुना नहीं। आपने नहीं सुना? यदि इंदौरिया टाइम्स से सवाल कर रहा है तो वो वीडियो क्लिप भी फ्लैश करेगा जिसके अंतर्गत उन्होंने ये भी कहा है कि वो विधायक रहे हैं। उनका कहने का मतलब है जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से फिट हैं और वो चुनाव जीतने के बाद में कोटपुतली की जनता का सर्वांगीण विकास करेंगे। दो हाथ की जरूरत पड़ी तो दो हाथ करेंगे। नहीं, अगर कोटपुतली में कोई भी किसी तरह का, कोटपुतली में रहते हुए कोटपुतली का सर्वांगीण विकास करेंगे और कोटपुतली को अराजकता फैलती है, किसी तरह का कोई माहौल बना हुआ कि पहले गुजर इस तरह का वक्तव्य आता है, उसके लिए उन्होंने खुद कहा है कि मैं गारंटी देता हूं कि कोटपुतली में गुजर समाज का कोई भी आदमी किसी भी तरह की कोई भी हरकतें करता है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूंगा। आप स्वयं मानते हैं कि पहले भी ये किंवदंती से, सच्चाई से ये चीज चली है, समाज विशेष पर ये बात लगी और पार्टी प्रत्याशी के मंच पर केंद्रीय मंत्री दो हाथ करने की बात कहता है और पब्लिक को ये कहते हैं कि ये विधायक रह चुके हैं। इतनी बड़ी आवाम को संबोधित करते हुए विधायक का एक और नाम जोड़ देना अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं गुमराह करने जैसी बात थी, जो संभवतः नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो मैं आवाम को यह बता देना चाहता हूं कि जैसे ही डिबेट खत्म होगी इसके बीच में मैं आपको केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का वो स्टेटमेंट भी सुनवाऊंगा जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हंसराज पटेल पहले विधायक रह चुके हैं, इनके कार्यकाल में बहुत से अच्छे कार्य किए गए हैं, कुछ छूट गए हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे और जनहित में यदि कहीं दो हाथ करने की जरूरत पड़ती है तो भी ये कर सकते हैं। ऐसा कहकर निश्चित रूप से उन्होंने न केवल सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया बल्कि ऐसा कहकर उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत एक माहौल को बदलने की कोशिश की है। जहां तक मैं समझ कोटपुतली जिला, जिले की परिभाषा मेरे ख्याल से राजेंद्र जी आज भी नहीं समझ पाए। 75 साल से कोटपुतली का संघर्ष
22 19 19 18 जिले एक साथ बना दिए जाएं और कोटपुतली के साथ बहरोड जोड़ दिया जाए। पहले भी मैं डिबेट में आपके यहाँ पे आ चुका हूँ इस विषय को लेकर। बहरोड को जिला बनाया जाए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। सेपरेट कोटपुतली के हकों का बंटवारा इस व्यक्ति ने कर दिया जो जीवन भर के लिए नया संकट पैदा। पहला। दूसरा, जिले का मूर्त रूप कब दे दिया गया? जिला कलेक्टर बैठ गया, जिले की नाम लिखने से जिला नहीं बन गया। अगर कोटपुतली जिला होता तो आज कोटपुतली, बहरोड, बानसूर और विराटनगर के चुनाव का संचालन कोटपुतली से होता। बिल्कुल सही, मेरी पूरी बात कोटपुतली से होता, चुनाव की व्यवस्थाएं यहां से होती, मतगणना यहां से होती। एक बात का इसका जवाब दे दें कि आज कोटपुतली जिला है तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं? एक उदाहरण है, इन्होंने क्या किया, ये तय कर लिया कि हमारी सरकार आनी नहीं है, लॉलीपॉप बांट दो, 20-30 विधानसभाओं को इस नाते कवर करेंगे, 40 विधानसभाओं को इस नाते कवर करेंगे। इस लॉलीपॉप से अगर सरकार आ जाएगी तो देखेंगे, केंद्र से ऐड लेकर आएंगे, कहीं से भी पैसा लाकर करा करू लेंगे, नहीं आएगा तो जो देखा जाएगा आगे, और अगर नहीं आए आने वाली सरकार उठ देगी। यह कोई जिले वाली व्यवस्था नहीं है, यह एक बंदर बांट वाली व्यवस्था है। जो कोई एक ही साल के 2 साल के बजट के अंदर ग्राम पंचायत से पंचायत समिति, पंचायत समिति से नगर पालिका से जिला, इस तरह की व्यवस्थाएं राजस्थान में मैंने पहली बार देखी है। क्या पूरे देश में पहली बार? जी। एक सवाल। दूसरा, सिविल लाइन कोई धरातल पे नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा हर घर जल की व्यवस्था। राजस्थान में जितना हर घर जल योजना में, हर घर नल हर घर जल योजना में केंद्र का जो पैसा आया और राजस्थान ने उस काम को जितना पेंडेंसी में डाला और जितना भ्रष्टाचार किया, पूरे देश में नंबर 1। केंद्र की योजना, केंद्र का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना की कब 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की कि इस 5 साल के कार्यकाल में हम हर व्यक्ति को, हर घर को नल का पानी पिलाएंगे। उसमें बाधा पहुंचाने का काम किया तो हमारे जल संसाधन मंत्री जो स्थानीय महेश जी जोशी, उनके ऊपर इस बात की जांच तक चल रही है। ये व्यवस्था दी है कोटपुतली को, इसको लिख रहे हैं इसमें। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो छपा है वो सत्य नहीं है, धरातल पर उसको देखा नहीं जा सकता, केवल कागजों में पूर्णतया असत्य, दूसरे की योजनाओं का नाम लेकर उस पे भ्रष्टाचार का मुलम्बा उड़ाकर और केवल पेपर पे एक दिखावटी है। क्षेत्र में कोई काम नहीं है, क्षेत्र में काम हुआ तो भ्रष्टाचार का, अराजकता का, तोड़फोड़ का, लोगों के घर उजाड़ने का, और जो शांति के नाम पर 2 चुनाव जिस व्यक्ति ने जीते, उसके गृह मंत्री रहते हुए जितनी अराजकता, जितनी अशांति और जितना अपराध का ग्राफ बढ़ा है, पिछले 20 साल का 30 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख ले, अगर दुगना नहीं हो तो राजनीति करना। यह तो स्थिति इनकी है। जज्बाई दौर में जो बात अभी एडवोकेट बजरंग लाल जी कह रहे हैं, संभव तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी छाप कर भेज देना पर्याप्त नहीं होता, जनता इसका आकलन करती है, समझती है। आधार भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय हुआ है उसमें शुरू से ही धोखा है। आपने प्रथम प्रश्न जो गोपाल जी से पूछा था, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, साथी कार्यकर्ता रहे, वो प्रश्न इनके साथ साथ मेरे से भी पूछना चाहिए था, लेकिन इनसे पूछा तो जवाब तो मैं कहां दे पाता। लेकिन आज ये स्टार प्रचारकों की वाली बात के प्रश्न के साथ में उसको जोड़कर पूरी बात कहता हूं। कोटपुतली के कार्यकर्ताओं की राय, कोटपुतली के तमाम सर्वे, कोटपुतली की तमाम जातिगत आधार पे बातचीतें, किसी भी बात में अगर वर्तमान प्रत्याशी का कहीं पे भी नाम आया हो तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि नहीं आया। क्या हुआ? फर्जदारी, टोटल मैनेजमेंट और शीर्ष नेतृत्व को मुगालते में रखकर तो एक टिकट लेकर आए, शीर्ष नेतृत्व को झूठ बोलकर और शीर्ष नेतृत्व को गलत दस्तावेज पेश कर तो टिकट लेकर आए, और शीर्ष नेतृत्व को गलत जानकारियां देकर स्टेटमेंट दिलवाया, जो कि वर्तमान प्रत्याशी और वर्तमान जो टीम काम कर रही है उनके समर्थन में उनकी भारी चूक है, उनका भारी एक तरह से पार्टी को भी धोखा देना। नहीं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ये सीन 2018 के अंतर के एक बार पलटवार था। ऐसा माना जा रहा था 2018 में ये टिकट हंसराज पटेल के पास आ रहा था, घोषणा हो गई थी, टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग हो गई थी, उसके बाद में वो टिकट मुकेश जी को मिल जाता और मुकेश जी चुनाव मैदान में होते हैं।
और अभी यदि आप सर्वे की बात करें तो सर्वे कहीं ना कहीं मुकेश जी या अन्य जिन्हीं लोगों के पक्ष में जाता, उससे पहले हंसराज जी ने बाजी पलट दी और वही टिकट जो उनके हाथ से निकला था, जिसको लेकर उन्हें कई पार्टी के झंडे जलाने पड़े, पार्टी के चिन्ह को उन्होंने जलाया, विरोध प्रदर्शन किया, और उसी पार्टी की पैरवी करते हुए वो जनता को विकास की बात कहते जा रहे हैं। इसमें क्या सच है? पार्टी ने कभी भी 2018 में अगर किसी प्रत्याशी की घोषणा की हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि कभी कोई घोषणा नहीं। केवल 2018 में एक टिकट पार्टी ने घोषणा के बाद बदला था, टोंक का। मेहता जी को टिकट मिला था, सचिन पायलट को जब कांग्रेस ने वहां से लड़ाया तो यूनुस खान को ले जाकर लड़ाया, तो पूरे राजस्थान में इसके अलावा घोषणा के बाद में कोई टिकट परिवर्तन नहीं हुआ, तो हंसराज जी का नाम कहां से आ गया? यह जो मीडिया के कयास, यह जो जनता में कि भाई हंसराज पटेल को टिकट मिल रहा है, मीडिया ने अपने अनुमान से कि टिकट मिल सकता है, उनका टिकट हो सकता है फाइनल, उसको अगर ब्रेकिंग न्यूज अगर जनता मानती है या मीडिया मानेगा, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। नहीं, लेकिन वर्तमान प्रत्याशी को क्या संजीदगी नहीं दिखानी चाहिए थी कि वो झंडे और चिन्ह तक जलाने पे आमादा हो जाते हैं? वही उसी पे था। अब कोई मैनेजमेंट के आधार पर अपना नाम कहीं पे चलाया, जो मैनेजमेंट के आधार पर आज टिकट लेके आए वही प्रयास उस समय किए गए थे। मैनेजमेंट के आधार पर किसी न्यूज चैनल को या किसी मीडिया संस्थान को सेट कर कर जो व्यवस्थाएं की गई, बिना पार्टी की घोषणा के, कोई बिना अधिकृत घोषणा के, कोटपुतली, बहरोड सहित 5 टिकट अंतिम फार्म नामांकन के अंतिम दिन सुबह पार्टी ने घोषणा की। उससे पहले इन टिकटों पर कहीं विचार भी हुआ तो बताइए, एक टिकट को छोड़, एक की बात करता हूं, टोंक में मेहता जी की जगह, अजीत मेहता जी की जगह यूनुस खान जी के अलावा कहीं पे कोई परिवर्तन उस समय नहीं हुआ। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोटपुतली के भामाशाह मोतीलाल मोदी में आप किसे चुनेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि 5 साल जितने भी आंदोलन धरने हुए हैं जो पार्टी के नेतृत्व में हुए हैं, जिला स्तर पे भी, विधानसभा में भी, प्रदेश स्तर पे भी, मुकेश जी हमारी पार्टी के नेता रहे हैं। बाकी उनकी पत्नी को 2010 में डायरेक्ट चेयरमैन के चुनाव का सिंबल दिया था। 2018 में स्वयं को भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक का प्रत्याशी बनाया था। 2 बार चुनाव उनको लड़ाने के बाद वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद में अब 2023 में हमारी पार्टी में सर्व समाज के 70 लोग टिकट मांग रहे थे। उसमें गुर्जर भी थे, यादव भी थे, राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, बनिया भी थे, सभी समाज के लोग थे। तो अब पार्टी ने जब हंसराज पटेल जी को सर्वे के आधार पर टिकट दे दिया, तो बाकी मुकेश जी के अलावा 16 लोग, 15 लोग सभी पार्टी के साथ लगे हुए हैं। तो हमारी पार्टी एक परिवार है, मुकेश जी परिवार का हिस्सा थे, तो अब उनको ये नहीं चाहिए था कि हम पार्टी के साथ लगे। 2 बार पार्टी ने उनको मौका दिया है जी। और जितने भी धरने डिबेट कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछा है उस पे नहीं, मेरी बात तो रखना ना, आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न का तो उत्तर है ना, ये मुकेश जी पे बहस करनी, मुकेश जी पे बहस करनी। मैं बताऊं, जितने मुकेश धरने केवल टारगेट मुकेश जी पे बहस करने का है या प्रश्न का उत्तर देने का है? ये जवाब है, हम कैंडिडेट पर टारगेट अगर कैंडिडेट पे टारगेट करते हैं उसी डिबेट कर लीजिए। ऐसे दिन जो आपसे जो मैं मेरी प्रश्नों की सीमाओं में उत्तर दे रहा हूं, अपनी सीमाओं में जवाब दे रहे हैं। मेरा भी प्रश्न जो है कि मोतीलाल मोदी और नरेंद्र मोदी के अंतर्गत आपके लिए कौन कितना प्रासंगिक है, ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप नागरिक पहले हैं, पार्टी बाद में। मेरा सवाल ये है, इस पे बताएं। मोतीलाल जी मोदी जी ने कोटपुतली में विकास कार्य करवाया और मोतीलाल मोदी जी को कोटपुतली का मोदी ही कहा जाता है। तो मोदी जी देश को संभाल रहे हैं, मोतीलाल मोदी जी पहले यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने कोटपुतली को संभाला। दोनों ने अपनी जगह अच्छा कार्य किया है और दोनों को जनता याद करती है। मोतीलाल मोदी जी हमारे पूरे विधायक रह चुके हैं और आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आज हम बात करेंगे जो फिलहाल हमारे मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की बात करेंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। देखा जा रहा है कि स्टार प्रचारक आए हैं, सारे लोग आए, लेकिन हंसराज जी पटेल पब्लिक से मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। अपनी योजनाओं को, चाहे वो केंद्र की योजना हो, चाहे कोटपुतली के डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हों, उसे वो खुद पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पा रहे हैं। और कहते हैं कि नेतृत्व वही अच्छा माना जाता है जो कि कुशल नेतृत्व हो, जो अपनी बात को कहने में सक्षम हो, वाक्पटु हो, लोगों को साथ जोड़ के चल पाए। क्या उन तमाम चीजों के अभाव में आप जैसे व्यक्तित्व जो संगठन की रीढ़ बने हुए हैं, क्या विकास कार्य को अंजाम दे पाएंगे? बिल्कुल। हंसराज पटेल जी बूथ स्तर पे सब बूथ, हमने हमारे कोटपुतली विधानसभा में 5 मंडल है, 5 मंडल में 224 बूथ है। हर बूथ स्तर पे, शक्ति केंद्र पे, मंडल पे
और पूरी विधानसभा में, हर गांव में, पंचायत में, सब जगह हंसराज पटेल जी स्वयं एक एक कार्यकर्ता से, एक एक नागरिक से स्वयं पूरी टीम के साथ में मिले हैं, सबसे जनसंपर्क किया है और उन्होंने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी है और कोटपुतली का सर्वांगीण विकास कराएंगे। ऐसी कोई हमारे कोटपुतली में बीजेपी के प्रत्याशी हंसराज पटेल जी के नेतृत्व में पूरा सर्वांगीण विकास। आमंत्रित सभी महानुभावों का इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में बहुत बहुत आभार कि आपने मतदान के एक दिन पहले उन विषम परिस्थितियों में, जबकि आपका एक एक मिनट कीमती है, इस समय आपको विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए और आप पिछले 1 घंटे से आप इंदौरिया टाइम्स में आवाम को नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।